अब देखिए वेक्टर ए भी दिया हुआ, वेक्टर सी भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के इक्वल दिया हुआ, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 3 दिया हुआ, तब वेक्टर बी निकालना। तो ऐसा कीजिए ना, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर आई जे के के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि आई जे के जो होता है नॉन कोप्लेनर होता है, और चूँकि निकालना है वेक्टर बी निकालना, इसलिए वेक्टर बी को यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिख लीजिए। प्रत्येक वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिख सकते हैं, चूँकि निकालना वेक्टर बी है, इसलिए वेक्टर बी को ही यूनिट वेक्टर आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिख लेते हैं। अब इसको फर्स्ट मान, पहले इसका यूज करते हैं। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका याद रखने का तरीका बताएं, डिटर्मिनेंट का संकेत लिख लेते हैं। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई जे के लिख लेते हैं, और सेकेंड रो में वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखते हैं। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे प्लस 1 इंटू के, तो इसका कंपोनेंट है 1 1 1। और थर्ड रो में वेक्टर बी का कंपोनेंट लिख लेते हैं, तो बी का कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। अब इक्वल का साइन ले लीजिए। इस बार वेक्टर सी है, वेक्टर सी यहाँ पर है, रख दीजिए। यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ आई का टर्म नहीं है तो 0 इंटू आई लिख लीजिए। यहाँ ये जे को 1 इंटू जे लिख लीजिए, आई के को 1 इंटू के लिख लीजिए। आप दोनों तरफ कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए। यहाँ यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट जेड माइनस वाई, और इस तरफ 0। इस तरफ यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट है एक्स माइनस जेड, और उस तरफ यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट 1। इस तरफ जो है यूनिट वेक्टर के का कंपोनेंट वाई माइनस एक्स, और इस तरफ जो है यूनिट वेक्टर के का कोफिशिएंट -1। इसको जो है ऐसा कीजिए, इसको ए मान लीजिए, ठीक रहेगा। इसको ए मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। आप इसका यूज कीजिए, इसका यूज करते हैं। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं।
यहाँ x को एज इट इज रहने दीजिए, y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x को RHS स्थान पर कर लीजिए। z का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, आई -1 -1 -2 को RHS स्थान पर कर ली 5, तो x का वैल्यू 5/3 होगा। अब x का वैल्यू जो है एक क्वेश्चन सेकेंड में रख करके z निकाल लीजिए। सेकेंड इक्वेशन से ये z को RHS स्थान पर कर लीजिए, 1 को LHS स्थान पर कर लीजिए। x का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। x का वैल्यू यहाँ रखिए। x का वैल्यू यहाँ से रखिए। अब x y z का वैल्यू ए में रख दिया। ये आंसर। और देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ, आई भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर है। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, तो जो निकालना रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। ना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को थीटा मान लिया। एक फार्मूला बताएं साइन थीटा का, ये प्रॉपर्टी बताएं वेक्टर प्रोडक्ट का, मॉड ए क्रॉस बी बाय मॉड वेक्टर ए आई इंटू मॉड वेक्टर बी, ये प्रॉपर्टी बताएं। इसी का यूज कीजिए, थीटा निकल जाएगा। ए क्रॉस, चूँकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए न्यूमरेटर का वैल्यू 1 हो गया। डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड है 3, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड है तो √2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया।
तो साइन थीटा 1/√2 होगी, थीटा π/4। Find the unit vectors perpendicular to each of the vectors फोर आई प्लस 4j and 2i प्लस 4j। या दो वेक्टर दिया हुआ, तो जो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सेकेंड वेक्टर के परपेंडिकुलर है उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना। तो ऐसा कीजिए, फर्स्ट वेक्टर को ये मान लीजिए, सेकेंड वेक्टर को भी मान लीजिए। एक रिजल्ट बताए थे, जो वेक्टर ए के ही परपेंडिकुलर रहता है और वेक्टर बी के ही परपेंडिकुलर रहता है उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। इसके लिए ए क्रॉस बी का जरूरत है, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। इसके लिए डिटर्मिनेंट का संकेत ले लीजिए। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के लिख लेते हैं। सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर ए का कंपोनेंट लिख लेते हैं, तो इसका 4 4 0। सेकेंड वेक्टर बी है तो थर्ड रो में बी का कंपोनेंट लिख लीजिए। आप फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर देंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, दोनों तरफ मॉड ले लेते। अरे कोई वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई रहे और उसका मॉड निकालना रहे तो स्केलर को मॉड के बाहर कर सकते हैं, लेकिन स्केलर को मॉड के बाहर करने पर उसका भी मॉड हो जाता है। हाँ, 8 का मॉड 80 होता है। के यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। आप सबका वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। इसमें ए क्रॉस भी यहाँ पर है 8 इंटू इन वेक्टर के, और मॉड ए क्रॉस भी यहाँ पर 8। ये आंसर है।
देखिए वेक्टर ए भी दिया हुआ, वेक्टर बी भी दिया हुआ और वेक्टर सी भी दिया हुआ। तब जो वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी और बी माइनस सी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहे और उसका मॉडुलस अगर 40√3 रहे तो वो वेक्टर निकालना। तो ऐसा कीजिए ना, इस वेक्टर को अल्फा मान लेते, इस वेक्टर को बीटा मान लेते। यहाँ वेक्टर ए जो है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ बी दिया हुआ, टू जे प्लस जे 3J, 2K माइनस के प्लस के। वेक्टर बीटा को वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी मान लीजिए। वेक्टर सी यहाँ पर दिया हुआ, हो गया माइनस आई और प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, 2J और माइनस 2J कैंसिल हो जाए, 2K और प्लस के 3K। हाँ देखिए, एक फार्मूला बताए थे, न जो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन का अगर परपेंडिकुलर रहे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर m रहे तो वो वेक्टर यही होता है, प्लस माइनस m इंटू ए क्रॉस बी या बाय मॉड ए क्रॉस बी। ये रिजल्ट बता चुके हैं। मैंने जो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है और उसका मैग्नीट्यूड अगर m रहता है तो वेक्टर यही होता है, प्लस माइनस m इंटू ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए जो है, तो यहाँ जो है वेक्टर ए है उसके जगह पर वेक्टर अल्फ़ा, और जहाँ वेक्टर बी है उसके जगह पर वेक्टर बीटा है। इसी में वेक्टर ए की जगह पर अल्फ़ा, वेक्टर बी की जगह पर बीटा रख देंगे।
तो हो जाएगा प्लस माइनस m। इसके लिए अल्फा क्रॉस बीटा ज़रूरत है। m जो है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 40√3। अल्फा क्रॉस बीटा निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। वेक्टर अल्फा है 3j प्लस k, और बीटा जो है 3k है। तो अलग अलग कर लीजिए, तो क्या 9j क्रॉस k, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस 3k क्रॉस k। k क्रॉस के 0 होता है। आई बताए थे j क्रॉस के जो होता है i होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। अब फर्स्ट में सबका वैल्यू रख लीजिए। नाइन से 9 कैंसिल है। ये आंसर है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are -1, 0, 2, 1, 2, 0 and 2, 3, 4। और देखिए ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, तब उस ट्रायंगल का एरिया निकालना। ए का कोऑर्डिनेट है -1, 0, 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताए थे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y, z रहता है तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है x × i प्लस y × j प्लस z × k। तो ऐसा कीजिए ना, ए का एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा -1 × i प्लस 0 × j प्लस 2 × k। ये बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो बी का पोजीशन वेक्टर होगा 1 × i प्लस 2 × j प्लस 0 × k। सी का पोजीशन वेक्टर होगा 2 × i प्लस 3 × j प्लस 4 × k। तो ऐसा कीजिए ना, अब वेक्टर बी सी निकाल लीजिए। वेक्टर बी सी को अल्फा मान लीजिए, अब वेक्टर बी ए को बीटा मान लीजिए। तो ट्रायंगल का संकेत डेल्टा लिखते हैं, ट्रायंगल के एरिया का।
रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसका संकेत डेल्टा लिख रहे हैं। तो एरिया निकालना रहे तो बताए थे कोई भी दो साइड का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले वेक्टर अल्फा निकाल लेते हैं। तो वेक्टर अल्फा किसको माने? वेक्टर BC को माने। आ कोई भी वेक्टर निकालना रहे तो हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं। C में से B का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। हाँ, वेक्टर बीटा किसको माने? वेक्टर BA को। अब वेक्टर BA निकालने के लिए एक पोजीशन वेक्टर में से B को घटा दीजिए। अब अल्फा क्रॉस बीटा निकालना। यहाँ सेकेंड कंपोनेंट वेक्टर अल्फा का कंपोनेंट लिख लीजिए। थर्ड रो में वेक्टर बीटा का कंपोनेंट लिख लीजिए। अब एक्सपेंड कर दीजिए। अल्फा क्रॉस बीटा निकल गया। अब अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसको 100 × 2 लिख लीजिए और रूट को अलग अलग कर लीजिए। 10√2 होगा। अब अल्फा क्रॉस बीटा का मोड का वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। ये 2 से 10 कैंसिल होगी। ये आंसर होगा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are
vectors टू एम माइनस एन and 4m minus 5m. Where m and n are unit vectors forming an angle कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल दिया हुआ तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। अरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला बताए थे, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और उसका मैग्नीट्यूड लेना, इस बार 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो डायगोनल यही दिया हुआ है, यही दिया, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना, इस बार 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना। यहाँ अलग अलग कीजिए, इसको इसके साथ लीजिए, इसको लीजिए, तो हो जाएगा 8m क्रॉस m, इसको लीजिए माइनस 10m क्रॉस m, इसको लीजिए माइनस 4n क्रॉस m, इसको लीजिए प्लस 5n क्रॉस n, इसको लिख सकते हैं 8 और माइनस 10, तो -2, ये तो 0 हो गया, m क्रॉस m 0 हो गया, 8 × 0 0। यहाँ m और n को इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पहले से ही माइनस है प्लस हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, तो -10 और +4 -6, -6 को मोड के बाहर करना, तो स्केलर को मोड के बाहर करेंगे तो उसका ही मोड हो जाता है। एक फार्मूला बताए थे, प्रॉपर्टी बताए थे, A क्रॉस B का मोड का प्रॉपर्टी होता है मोड वेक्टर A इंटू मोड वेक्टर B इंटू साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो हो गया 3, ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो मोड वेक्टर m इंटू मोड वेक्टर n इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ दिया हुआ π/4। m और n यूनिट वेक्टर, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ये 3/√2 आंसर होगा। फाइन, find the length of perpendicular from the point
A423 A4,2,3 to the line joining B 2,1, -2 and C 0,5 0, -5 1। और देखिए ए का कोऑर्डिनेट जो है 4,2,3 अब बी का कोऑर्डिनेट जो है 2,1, -2 और सी का कोऑर्डिनेट जो है और देखिए ये बी और सी पॉइंट के मिलाने वाला लाइन है। हाँ, ए से इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना, यानी इसी का लेंथ निकालना है। तो ऐसा कीजिए, इसका लेंथ निकालने के लिए इसमें ऐसा करते हैं, इसका 2 मेथड बताते हैं। पहले ए से बी को मिला देते हैं, हाँ ए से सी को मिला दीजिए। तो ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूला से ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस से दिया रहता है, एरिया निकालना रहे तो कोई भी 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट पहले ले लेंगे और उसका मोड निकाल कर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। और इसी का एरिया दूसरा मेथड से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, इससे भी ट्रायंगल के एरिया निकाल लें और दोनों को इक्वल कर देंगे तो एडी निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए तो कोई भी 2 साइड ले लीजिए, एक BC ले लेते हैं, एक BA ले लेते हैं। तो पहले 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मोड निकाल लेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले वेक्टर BC निकालते हैं। तो वेक्टर BC निकालने के लिए C के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। तो C का पोजीशन वेक्टर होगा 0 इंटू I -5 इंटू J प्लस 1 इंटू K। तो C के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटा दें। B का पोजीशन वेक्टर होगा 2I प्लस 1 इंटू J माइनस 2 इंटू K। तो हो जाएगा -2I -5J और -J -6J और प्लस K और प्लस 2K। ठीक है, BA निकाल लिया। एक पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटा दें। A में से B का घटाना।
अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म्स निकाल लीजिए। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के लिखेंगे। सेकेंड रो में वेक्टर बी सी का कंपोनेंट लिखेंगे। तो इसका कंपोनेंट है -2, -6, 3। थर्ड रो में वेक्टर बी ए का कंपोनेंट लिखेंगे। तो यह है 2, 1, 5। एक्सपेंड कर लीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है। ये 33 का स्क्वायर कीजिए ना। ये हो गया 9 और 6 को जोड़ेंगे 15। अंडर रूट अंडर रूट 1445 अंडर रूट 1445 आया। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए फर्स्ट। ट्रेंगल के एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए डी। डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी निकाल लीजिए। अंडर रूट 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 + 5 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 होल स्क्वायर इंटू ए डी। तो हो जाएगा 4 + 36
प्लस 9। ये 7/2 इंटू ई डी होगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब ई भी डेल्टेक इक्वल है, ई भी डेल्टेक इक्वल, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस, इसी का दूसरा मेथड देखिए। देखिए वेक्टर फ्रॉम बी टू ए को वेक्टर ए मान लिया, ये निकाल ही लेते हैं। एक पोजीशन वेक्टर में से बी घटा दें, एक पोजीशन वेक्टर में से बी का घटाना। वेक्टर BC को B मान लीजिए। वेक्टर BC निकालने के लिए C के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। C में से B का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। इसको वेक्टर ए मान लिए, इसको वेक्टर BC को वेक्टर B मान लिया। निकालना AD का लेंथ, अगर ये वेक्टर निकाल लें तो उसी से इसका लेंथ निकल जाएगा। तो वेक्टर फ्रॉम D टू A निकाल लीजिए। इसको बताए तो इस वेक्टर को कहते हैं वेक्टर फ्रॉम D टू A को कहते हैं माने वेक्टर B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर A का कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला बताए थे, माने इसको कहते हैं वेक्टर फ्रॉम D टू A को बताए थे, इसको कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट डाउट पॉट में बताए थे, इसको कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। वेक्टर फ्रॉम D टू A को कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। इसका फॉर्मूला बताए थे वेक्टर A माइनस A डॉट B इंटू वेक्टर B बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वेक्टर A यहाँ पर है
वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 इंटू -2 -4 और 1 इंटू -6 -6 प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू वेक्टर बी यही है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते ठीक रहता। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √4 प्लस 36 प्लस 9, इसका स्क्वायर है। तो 15 - 10 5, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ 49 LCM ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा देखिए निकालना है AD निकालना। तो AD को वेक्टर DA का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, AD का लेंथ निकल जाएगा। देखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट वेक्टर C फ्रॉम द लाइन वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस T इंटू वेक्टर B। हालांकि वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस T इंटू वेक्टर B जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये बता चुके हैं। स्ट्रेट लाइन जो है जिस फिक्स पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A होता है। ये स्ट्रेट लाइन जो है वेक्टर B कोलिनियर होता है। मैंने इसी लाइन का इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस T इंटू वेक्टर B। मैंने पहले ही बता चुके हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस T इंटू वेक्टर B जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और जिस लाइन का इक्वेशन है
वो जिस पॉइंट से पास करता है, जिस फिक्स पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए होता है। आई लाइन जो होता है, लाइन जो होता है वेक्टर बी कोलिनियर होता है। अब कोई पॉइंट है पी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो पी से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे इसको क्यू मान लीजिए, परपेंडिकुलर फुट को, तो इसी का लेंथ निकालना, पी क्यू का लेंथ निकालना। तो पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए ए से पी को मिला दीजिए, ए से पी को मिला दिए। अब इस ट्रायंगल की एरिया जो है दो मेथड से निकालते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके निकालते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उससे निकालते हैं। और दोनों को इक्वल कर देंगे तो पी क्यू निकल जाएगा। ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा मान लिए, तो डेल्टा निकालने के लिए कोई भी दो साइड का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक ले लीजिए वेक्टर ए क्यू ले लीजिए, हाँ एक वेक्टर ए पी ले लीजिए, हाँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रायंगल के एरिया ऐसे ही निकालते हैं। अब वेक्टर ए क्यू निकालना, एक बताए थे कोई भी वेक्टर को लिखना रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इंटू उसके लिए यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। मतलब कोई वेक्टर को लिखना रहे तो उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं और उसके लिए यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, ए क्यू के मैग्नीट्यूड को कुछ मान लेते हैं, एक्स से मान लेते हैं। ए क्यू के मैग्नीट्यूड को एक्स मान लिया, ए क्यू का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। वेक्टर ए क्यू के यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए क्यू और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है, और दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो यूनिट वेक्टर सेम ही होता है। इसलिए वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही वेक्टर ए क्यू के डायरेक्शन में भी होगा। तो बी ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, वो वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे बात क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ए पी है, तो वेक्टर ए पी निकालने के लिए पी पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दें। आप x को बाहर कर सकते हैं मॉड के, तब x का भी मॉड हो जाएगा। मैंने वेक्टर में स्केलर अगर प्रोडक्ट में रहे और मॉड के अंदर रहे तो स्केलर को मॉड के बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसका मॉड हो जाता है। इसको भी बाहर कर लीजिए, इसको भी बाहर कर लीजिए। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी स्केलर होता है, इसलिए इसको ही बाहर कर दिए। मैंने एक्स को ही बाहर कर दीजिए, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको ही बाहर कर दीजिए। अब मॉड को अलग अलग कर लीजिए। जैसे एक्स का मॉड, तो एक्स जो है वेक्टर ए क्यू का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। अब मॉड के अंदर निगेटिव नहीं रहने पर उसी को लिख लेते हैं, जिसका मॉड रहता है उसी को लिख लेते हैं। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ मॉड को अलग अलग कर दिए। डिवीजन में अगर मॉड रहता है तो मॉड अलग अलग हो जाता है, तो मॉड को अलग अलग किए तो एक्स का मॉड एक्स ही होगा। अब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मॉड वेक्टर बी के का मॉड होगा। मैंने यहाँ मॉड को अलग अलग कर दिए, ये प्रॉपर्टी यूज किया। ए बाई बी का अगर मॉड रहता है इसको मॉड ए और बाई मॉड बी लिख लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करके इसको लिखे, और यहाँ अलग अलग कर लीजिए, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। इसको ऐसा कि जैसा यहाँ पर वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और पहले से माइनस प्लस हो जाएगा।
इसको फर्स्ट मान लें। ट्रायंगल के एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस AQ इंटू हाइट PQ। AQ को x मान लिया, अब ये भी ट्रायंगल के एरिया है, ये भी ट्रायंगल के एरिया है, इसलिए दोनों की इक्वल कर लीजिए। ये जो है x से x कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर। इसका यूज कीजिए नहीं जो दिया हुआ है। कोई वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को उस वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख लिए, दोनों सेम ही होता है। कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों सेम है। इसको जो है ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। मैंने कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या वो वेक्टर का स्क्वायर है, दोनों सेम ही होता है। इसका प्रॉपर्टी यूज कीजिए। यहाँ 2 छूट गया है। ABC यूनिट वेक्टर है, इसलिए ये 1 हो गया। मैंने AB1 हो गया, AB1 हो गया, AB1 हो गया, कितना 1 हो गया? 1 2 3। मैंने कोई वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो वेक्टर A का स्क्वायर का मतलब एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगी। तो जिस तरह से E1 हो गया, उसी तरह से EB1 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 क्या को 1 हो गया? 1 2 3 4 5। मैंने 1 2 3 4 5 6
6 गो 1 होगा, और 6 गो 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और -2 कॉमन कर लीजिए। ये 6 को RHS में कर लीजिए। -2 का RHS साफ कर लीजिए। देखिए तो A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A का वैल्यू 3 है। आप वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर अगर करेंगे तो उसमें ई टर्म आ जाएगा, इसलिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका प्रॉपर्टी बताए थे, वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर B स्क्वायर -2 या 3/2 होगा, -3/2। यहाँ प्लस का साइन होता है, यहाँ प्लस। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर निकाले तो 0 आया, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है 0। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड 0 होगा। चूँकि नल वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसलिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C जो है नल वेक्टर हो गया। इसीलिए जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C को 0 वेक्टर लिख सकते हैं। माने वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0। चूँकि जब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। जब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड 0 है, आज वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है जो वेक्टर नल वेक्टर आता है, इसलिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर का यही संकेत होता है। अब जो है जिसका मान निकालना उसको लेकर बढ़ जाएगा। यहाँ 5 कॉमन कर, यहाँ से वेक्टर B प्लस वेक्टर C निकाल लीजिए, वेक्टर A को RHS स्थान पर करके। वेक्टर A में स्केलर -3 मल्टीप्लाइड है और उसका मोड निकालना है। स्केलर को बाहर कर सकते हैं, और स्केलर को बाहर करने पर उसका मोड हो जाता है। -3 का मोड 3 होता है। A यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए A का मैग्नीट्यूड 3 होगा, 1 होगा, और 3 × 1 3 होगा। आज जो है वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट समाप्त हो गया।
तो अगला क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे।